नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश यादव। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है और हमारे समाज में पशुओं को जो अधिकार मिलने चाहिए उसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए तीन अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं। इसके साथ ही वे पशु प्रेमी भी हैं और इनका मैं परिचय करा दूं आपसे। सबसे पहले मैं हमारे साथ देव कुमार वासुदेवन जी हैं जो इंदौर से हैं। यह शिक्षाविद हैं, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता के साथ ही पशु अधिकार कार्यकर्ता भी हैं। इसके साथ ही यह दो एनजीओस में भी हैं, इसमें द नेचर वॉलंटियर्स और हेल्पिंग हैंड्स फॉर एनिमल इंदौर में यह कार्यरत हैं। इसके साथ ही हमारी दूसरी गेस्ट के रूप में रूपा पटवर्धन जी हैं जो कि एक सिम्बा एवं भोपाल एनिमल वेलफेयर सोसाइटी देवास व शिशु विहार विद्यालय की अध्यक्ष हैं। इसके साथ हमारे साथ नीलम दुबे जी हैं भोपाल से जो पशु प्रेमी हैं। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे करेंगे। देव कुमार जी, आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि किस तरीके के आप लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं। जो अक्सर लोगों को ये धारणा रहती है कि पशु प्रेमी आखिर किस तरीके से काम करते हैं, तो सबसे पहले आप इस पे अपना जवाब रखेंगे। जी, हम बेसिकली पशुओं के अधिकार के लिए काम करते हैं। और अब अगर मैं एक उदाहरण दूं तो जो बेघर कुत्ते होते हैं जिनको लोग गलत तरीके से स्ट्रे डॉग्स भी बोलते हैं, तो उनके अधिकार के लिए हमारा काफ़ी प्रयत्न रहता है, क्योंकि इनके बारे में बहुत गलत धारणाएं हैं और लोगों को जो लेटेस्ट रूलिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट के उसका भी नॉलेज नहीं है। उदाहरण के लिए कई बार लोगों को बताना पड़ता है कि आप अपने क्षेत्र से जो बेघर कुत्ते हैं उनको आप भगा नहीं सकते, उनको आप मार नहीं सकते। तो जो लेटेस्ट नियम है वो ये कहते हैं कि आप उन्हें वैक्सीनेट करेंगे, आप उन्हें स्टेरिलाइज करेंगे और आप उनको डिस्प्लेस नहीं करेंगे। तो इस मुद्दे पे हमें कई बार संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि लोग या तो जानते नहीं है इसके बारे में, या अगर जानते भी हैं तो वो साफ कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ स्ट्रे डॉग्स रहेंगे ही नहीं। वो लोग ये समझते नहीं है कि अगर कोई वैक्यूम हो जाए, अगर वहाँ वो डॉग्स ना रहे तो नए डॉग्स आ जाएंगे। तो जिस प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम वैसा का वैसा रहेगा और उससे कुछ हल नहीं होगा, क्रूएल्टी ही बढ़ेगी। तो यहाँ हम पूरी कोशिश करते हैं लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की कि जो नए कानून बने हैं वो काइंडनेस पे बेस्ड है, जिसके आधार पे अगर हम काम करें तो एनिमल्स की भी सुरक्षा बनी रहती है और वो अच्छे हेल्थ में भी रहते हैं और एग्रेसिव भी नहीं रहते हैं। पर ये कहना आसान है, इसको करने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों के अंदर जो एटीट्यूड्स जम चुके हैं उनको चेंज करना होता है हमें। देखिए, पशु भी समाज का ही एक हिस्सा हैं और चाहे वो हम स्ट्रीट डॉग की बात करें या अन्य पशुओं की, वो समाज के जो मनुष्य के साथ उनको भी कहीं ना कहीं अधिकार मिलने चाहिए। इसको लेकर हम किस तरीके से जनता को इस पर समझाइश दे सकते हैं, या जो कानून है वो अपना काम करता है लेकिन कहीं ना कहीं जन जागरूकता की भी ज़रूरत है। रूपा जी, आपके हिसाब से जन जागरूकता को लेकर एनजीओस किस तरीके से काम करती हैं? देखिए, जैसे देव सर ने कहा, ये दिक्कतें सभी लोगों को आती हैं इन एवरी सिचुएशन, बिकॉज जो लोगों में ऑलरेडी एक तो इग्नोरेंस है इस इशू को लेके। अगर डॉग्स सिविलाइजेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उनके साथ कोएग्जिस्ट करने के तरीके ढूंढने ही होंगे। अगर उनको आज इतने सालों से हम देखते हैं एनिमल क्रूअल्टीज़ के केसेस आते हैं, बच्चों को माँ से अलग कर देते हैं, जहर दे के मार डालते हैं। अगर ये सब तरीके सही होते तो आज तक तो फिर सब दूर के जो बेघर कुत्ते हैं बेचारे बेसहारा, वो ख़त्म हो चुके होते। बट ऐसा हुआ तो नहीं, और सब लोगों की कंप्लेंट यही रहती है कि कुत्ते और बढ़ गए हैं। तो सोचना चाहिए दैट हम जो तरीके अब तक लोग अपना रहे हैं वो गलत है। द ओनली वे इज़ कि उन डॉग्स को न्यूट्रल किया जाए, कि उनकी नसबंदी की जाए, उनको वैक्सीनेट किया जाए और वो जहाँ रह रहे हैं उनको वहीं रहने दिया जाए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ के निर्देश बनाए हैं। ये किसी के लाइक और डिसलाइक पे बेस्ड नहीं है, ये बहुत साइंटिफिक हैं, क्योंकि डॉग्स बहुत टेरिटोरियल होते हैं। तो अपनी गली का कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते को अपनी गली में नहीं रहने देता। तो ये सबके हित में है कि उसको न्यूट्रल करवाएं, वैक्सीनेट करवाएं,
जहाँ पे वो बसा हुआ है उसको वहीं रहने दें, ताकि नया कोई कुत्ता आके वहाँ पे ना बस जाए। तो ये सबके लिए इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। और ये लोगों को समझाने में बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज लोग पर्सनली ले लेते हैं, उनको लगता है कि हमको क्यों सिखा रहे हैं। बट आप ही की भलाई के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ताकि आपको डॉग से दिक्कत ना हो। डॉग्स हैं तो एग्जिस्ट तो करते हैं, उसको तो झुटलाया नहीं जा सकता। एक ही ईश्वर ने हम सबको बनाया, लोग ये भी भूल जाते हैं। जब मंदिर में जाके हाथ जोड़ते हैं, उसी भगवान ने हमको ही बनाया, कुत्तों को ही बनाया, बाकी एनिमल्स को भी बनाया। तो इतना अपमान, इतना अनादर क्यों कर रहा? भगवान नहीं, एक ही भगवान ने सबको बनाया है और इंसान का जन्म मिला है, तो हमको कोएग्जिस्ट करने का तरीका ढूंढना चाहिए। देखिए, ये बात आपने बहुत सही कही कि मंदिर में जब हम पूजने जाते हैं, चाहे वो चूहे के रूप में हम मूसक को पूजते हैं या गाय को पूजते हैं, तो असल जीवन में इनसे हम कैसे भाग सकते हैं? नीलम जी, आपके हिसाब से जो आंकड़ा है, लगभग मैं 2019 की अगर बात करूं तो देश में लगभग 72 लाख स्ट्रीट डॉग के द्वारा काटने की घटनाएं सामने आई। हालांकि 2020 में यह आंकड़ा घटा और लगभग 46 लाख की इस तरीके की घटनाएं सामने आई। आपके हिसाब से ये एग्रेसिव किस तरीके से हो जाते हैं? क्या किस तरीके का माहौल जो है मनुष्य को अपनाना चाहिए? आम जनता को किस तरीके से इनके साथ पेश आना चाहिए जो इस तरीके की घटनाएं जो आती हैं? हाल ही में आपने नोएडा की एक सोसाइटी का जो मामला सामने आया, या अन्य कई सोसाइटीज़ का हाल में जो वीडियो सामने आए थे, जिसमें एग्रेसिव होकर जो स्ट्रीट डॉग द्वारा बच्चों को काटा गया, या तो इसके पीछे क्या जो मनोवैज्ञानिक जो तरीका है, किस तरीके से आप इसको लोगों को समझा सकते हैं कि इनको एग्रेसिव होने के पीछे क्या वजह मानती हैं? देखिए, डॉग्स जो है एक बहुत उसका एक साइकोलॉजी है, उसका एक पैटर्न है और बहुत साइंटिफिकली बेस्ड है। डॉग्स बेजुबान है, सबसे पहले तो वो अपनी प्रॉब्लम्स बता नहीं सकता। तो कई बार क्या होता है कि अगर वो एग्रेशन है तो उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। कुछ रीजंस के अगर मैं नाम बोलना चाहूँ तो एक ये हो सकता है कि लोगों ने उसको परेशान करना स्टार्ट किया है, लोगों ने खाना देना बंद करने के लिए उकसाया है, जो डॉग को खाना दे रहे हैं उनको भी रोका है। पानी की व्यवस्था नहीं है, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर जब हमारे लिए बढ़ा है तो एनिमल्स के लिए भी राइज हुआ है। उस टेम्परेचर का उनको सामना करना है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं। कई बार फीमेल डॉग है, उसके 6-7 बच्चे हैं, उनके ऊपर से गाड़ी चल जाती है या कोई पर्सन उनको पॉइजन दे करके मार देता है, तो उस केस में क्या होता है कि फीमेल डॉग का एग्रेशन लेवल बढ़ जाता है। तो जो एग्रेशन लेवल एनिमल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं वो बहुत साइंटिफिक है और उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण है, जिसको कि हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो रहा है कि हम उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो अगर उस चीज़ पे फोकस किया जाए, उनकी साइकोलॉजी समझा जाए, उनको समय पे खाना पानी देने दिया जाए, जो एटलीस्ट दे रहे हैं उनको देने दिया जाए, जो नहीं दे रहा है एटलीस्ट वो उनके अगेंस्ट में ना हो जाए, तो उससे भी हम बहुत हद तक इस समस्या का निदान कर सकते हैं। और जैसा कि रूपा ने बताया कि स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम उनको स्टरलाइज कर दें तो उनका फर्दर पॉपुलेशन जो है वो बंद हो जाएगा, इंक्रीज होना वो बंद हो जाएगा। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, नसबंदी की अगर बात कर रहे हैं तो स्ट्रीट डॉग की नसबंदी को लेकर भी नियम है कि 4 महीने के बाद ही नसबंदी की जा सकती है। लेकिन हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है कि स्ट्रीट डॉग को भी समाज में जीने का और भोजन मिलने का पूरा अधिकार है, तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। देव जी, आपसे सवाल रहेगा कि जब हम पशु क्रूरता की बात करते हैं, स्ट्रीट डॉग के साथ क्रूरता की बात करते हैं, तो क्या इस दौरान जो आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में या पशु प्रेमियों के रूप में जब लोगों के बीच समझाने जाते हैं, तो क्या उनको वो नियम जो हैं वो जनता को बताए जाते हैं कि जिस तरीके से जो नियम बनाए गए हैं कि अगर आप स्ट्रीट डॉग को घायल करते हैं तो लगभग 2 साल की सज़ा हो सकती है, इसके साथ ही नियम 429 के तहत 5 साल की सज़ा भी हो सकती है उनकी हत्या है उसको लेकर। तो इस तरीके से भी हम लोगों को समझा सकते हैं कि अगर आप एक पशु प्रेमियों की जो बात सुनेंगे तो हो सकता है कि लोगों के बीच में एक धारणा बने कि अगर हम, क्योंकि नियम जो कानून है वो कहीं ना कहीं जनता को ये मानने पर मजबूरी करते हैं, तो क्या ये बताए जाते हैं? जी हाँ, जब हम जनता के बीच में जाते हैं, हम शायद वो सजा पे उतनी बात नहीं करते जान के, ताकि एक नेगेटिव मैसेज ना जाए,
पर हम उन्हें बताते हैं कि अब कानून बदल गए हैं। एक समय था जब स्ट्रे डॉग्स का किलिंग भी लीगल होता था, या आप उसको हटा दें इस एरिया से तो वो इलीगल नहीं होता था। अब वो सब बदल चुका है, नए कानून आ चुके हैं और ये सब स्टडी करके आए हैं कि जो पुराने तरीके थे उनसे प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा था। तो इसकी स्टडी की गई और जैसे रूपा जी ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत केयरफुल थॉट और डेलिब्रेशन के बाद ही ये जो नए कानून बनाए हैं, और यही कानून साइंटिफिकली दूसरे देशों में भी पालन हो रहा है। और ये देखा गया है कि जब एक जगह डॉग्स की पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है तो नए डॉग्स वहां आते नहीं है, तो फिर अग्रेशन और बाइटिंग वाले जैसे इश्यूज हैं वो ज्यादातर सॉल्व हो जाते हैं। तो हम लोगों को ये बताते हैं कि कानून अब बदल गए हैं, नए कानून ये हैं। और रही बात जो डिटरेंट है, हम जेंटली उनको ये भी बता देते हैं कि अभी नए कानून के अंतर्गत जो लोग पशु क्रूरता दिखाते हैं उन पे सजा भी हो सकती है। तो एक ग्रेजुअल एजुकेशन का प्रोसेस होता है ये, जिसमें हम लोगों को का अवेयरनेस बढ़ाते हैं और उनको नए कानूनों का फायदा भी बताते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कानून का पालन करना है और उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा हम ये कहते हैं कि अगर आप इस कानून का फायदा करें तो क्रूरता भी नहीं होगी और जो आप इश्यूज फेस कर रहे हैं वो भी नहीं होगा। मतलब विन विन सिचुएशन है ये, इसमें हर तरह से फायदा है। तो इस तरह हम लोगों को एक इंसेंटिव के रूप में ये बताते हैं कि आप क्रूरता भी कम कीजिएगा और साथ में आपको जो इश्यूज आ रही है एग्रेशन की या ओवर पॉपुलेशन की, ये सारी चीजें भी साइड में हल हो जाती हैं। नए डॉग्स नहीं आएंगे आपके एरिया में, पुराने वाले ही रहेंगे और वो अच्छी हेल्थ में रहेंगे और एग्रेसिव नहीं रहेंगे वो। तो ये एक आप कह सकते हैं एक एजुकेशन का अवेयरनेस बढ़ाने का प्रोसेस होता है ये। तो उसको हम समझाते हैं कि ये कानून कुछ सोच समझ के बनाए गए हैं और इससे आपका ही फायदा है। नीलम जी, मानव और पशु के बीच जो तालमेल है उस पर अगर बात करेंगे तो आपके हिसाब से इन बॉन्डिंग को किस तरीके से बनाया जा सकता है जिससे जो बीच का जो टकराव है उसको कम करके जो उनको कहीं ना कहीं उनका संरक्षण किया जा सके? देखिए, अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो हमको अपनी पूरी हिस्ट्री देखनी होगी कि डॉग और ह्यूमन का जो कोई एग्जिस्टेंस है, सह अस्तित्व है, वो 15,000 साल पुराना है। तो जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने उनके जो एविडेंस हैं उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो एग्जिस्टेंस है तो बहुत पुराना है। जब सबसे पहले इंसान ने जो डॉग पहले वाइल्ड हुआ करते थे उनको डोमेस्टिकेट किया है अपने खुद के पर्पस को सॉल्व करने के लिए, अपने सेफ्टी के लिए। तो हमारा रिलेशन कुत्तों के साथ बहुत पुराना है। अगर हम महाभारत काल की भी बात करें तो युधिष्ठिर की एक बहुत अच्छी कहानी मिलती है जिसमें कि हम पाते हैं कि जब युधिष्ठिर और उनके भाई जो पांडव हैं उन्होंने और द्रौपदी ने जब शरीर त्याग करने के बाद स्वर्ग की ओर रुख किया तो उनके साथ एक श्वान भी था, साथ में कुत्ता भी था। और जब द्रौपदी ने सबसे पहले अपने प्राण त्याग किए, उसके बाद फिर नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन ने प्राण त्याग किए और उसके बाद युधिष्ठिर और जो श्वान था वो लास्ट में स्वर्ग के द्वार पर जब खड़े हुए तो वहाँ पर जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा कि ये जो श्वान है ये तो अंदर नहीं ले सकता आ सकता है क्योंकि आपने पुण्य कर्म किए हैं और आप हो स्वर्ग के अधिकारी। उस पर जो युधिष्ठिर का जो जवाब था वो कुछ इस तरह से था कि ये श्वान ही है जो अंत तक मेरे साथ आया है और मेरे सारे सगे संबंधियों ने मेरा साथ छोड़ा है, लेकिन ये श्वान आज तक मेरे साथ है। और अगर मैं, क्योंकि उनको धर्मराज इसीलिए कहा जाता है युधिष्ठिर को, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर ये श्वान को मैं छोड़ करके स्वर्ग को अपना लेता हूँ तो मेरे द्वारा जो है इसके साथ इनजस्टिस होगा। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो पहरेदार ने कहा और जो स्वर्ग के जो भी वहाँ पर जो मैनेजमेंट देख रहे थे उनका ये कहना था कि फिर ठीक है, आपको अपने पूरे पुण्य कर्म किसको देने होंगे, अब श्वान को देने होंगे अगर आप चाहते हैं कि श्वान अंदर जाए स्वर्ग में। तब युधिष्ठिर ने खुशी सहर्ष जो है अपने पूरे पुण्य कर्मों को श्वान को अर्पित किया और ये देख करके परमात्मा ने उनको ये जो समान भाव वाली जो भावना है युधिष्ठिर की, इसको देखते हुए युधिष्ठिर को भी स्वर्ग का अधिकारी माना और इस तरह से श्वान और युधिष्ठिर दोनों ही स्वर्ग के अधिकारी हुए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी संस्कृति हमको सिखाती है समभाव जो भावना है सभी पशुओं के साथ, सभी एनिमल्स के साथ जो कोएग्जिस्टेंस वाली चीज़ है। और स्पेशली श्वानों ने हमारे बेस्ट फ्रेंड साबित हुए हैं, उन्होंने साबित किया है अभी तक। तो यहाँ पर जो छोटे मोटे मुद्दे हैं जिसकी वजह से आजकल लोग ये सोचने लगे हैं कि
कुत्ते अच्छे नहीं हैं हमारे लिए या काटते हैं, तो यहाँ पर जैसे देव सर और रूपा ने भी कहा कि हमें उनके व्यवहार को पहले समझना होगा और उनके साथ ये सह अस्तित्व जो है वो आगे के लिए भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखाना होगा, खुद भी समझना होगा। रूपा जी, सोसाइटीज़ में जिस तरीके से ये घटनाएं आई, उसके बाद जो चुनौती है वो पशु प्रेमियों के सामने सबसे बड़ी यही है कि उन सोसाइटीज़ में जाके लोगों को किस तरीके से समझाएं कि वो स्ट्रीट डॉग्स को लेकर जो उनका एग्रेसिव जो रवैया है उसको बदलें। तो आपके सामने कैसी चुनौतियां हैं, किस तरीके से आप जाएंगे और लोगों को समझाती हैं, या आप जब जाते हैं तो ग्राउंड लेवल पर जो काम करते हैं लोग, तो किस तरीके की समस्याओं से जूझना पड़ता है? जी, देखिए, जब डॉग रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो पहली बात तो ये होती है, हम लोगों को पता होता है बिकॉज इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो डॉग्स सॉफ्ट टारगेट होते हैं। अपना दर्द और अपनी मुश्किलें बता नहीं सकते, इसलिए सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी पता पड़ती है कि वो कुत्ता बाइक के पीछे भागा या वो हमारे पीछे भागा। बट व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज, अगर कुत्ता फॉर एग्जांपल सोसाइटी के लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरी बाइक के पीछे भागते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द डॉग इज चेजिंग द बाइक एंड नॉट द बाइकर। लोग उसको पर्सनली ले लेते कि तो मेरे पीछे भागा, नॉट ट्रू। तुम्हारी बाइक अगर कोई और चला रहा है, उस बाइक से एसोसिएटेड कोई बैड मेमोरी है डॉग के मन में, तो वो फिर भी उस बाइक के पीछे भागेगा। या इफ अ डॉग इज चेजिंग यू, तो मे बी ये हो सकता है कोई बच्चे खेल रहे हैं, अभी एक इंसिडेंट होता है एक सोसाइटी में, बच्चा खेल रहा था और डॉग्स उसके पीछे भागे। इट्स पॉसिबल कि उस सोसाइटी में फिर हमने पता लगाया कि पेरेंट्स बच्चों को ये सिखा रहे थे कि डॉग्स के पीछे डंडा लेके भागो, उनको पत्थरों से मारो। तो बच्चे की दौड़ने की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ वो कुत्ता इससे एसोसिएट करता है कि अब ये मुझे मारेंगे। कुत्तों को भी डर लगता है सर, हमको जैसे भूख प्यास लगती है, डॉग्स को भी भूख प्यास लगती है, उनको भी डर लगता है, वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं जैसे हम कोशिश करते हैं। तो इस वजह से अगर वो डॉग फिर आपके पीछे भागेगा तो फिर ये कॉन्फ्रंटेशन वाली सिचुएशन हो जाएगी, कुत्ता हमको अटैक कर रहा है, विच इज़ नॉट लाइक दैट। बट ये लोगों को समझना पड़ेगा दैट इस इशू को एग्रेसिव होके कुत्तों को मार के उनको पॉइजन देके सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आज तक नहीं सॉल्व हुआ और इस एटीट्यूड से सॉल्व होगा भी नहीं। पीपल हैव टू बी मोर कंपैशनेट, उनको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। कितनी बार हमने देखा है कि पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों को अगर गोदी में उठा के घूम रहे होते हैं, 1 साल के 2 साल के बच्चों को, पहली बात वो कुत्तों को देख के ये निकालते हैं, हट कर। वेरस कुत्तों उन्होंने अपने बच्चों को ये सिखाना है कि उसको प्यार करो, वो उसको खाना दे दो, भूख लगी होगी उसके लिए पानी रखो, गर्मी बहुत तेज है उसको छांव में बैठे रहने दो। अगर ये सीख के बच्चे बड़े होंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी अपने आप कम हो जाएगी। बट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बिकॉज लोग इसको इतना पर्सनली ले लेते हैं, और अगर कुछ इशू होता है और अगर उनसे बात करने के लिए जाए तो और ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं, बिकॉज किसी को भी ये नहीं अच्छा लगता कि कोई बाहर का व्यक्ति आके उनको कुछ समझाए। इसके लिए ज़रूरी है कि सोसाइटी, कोई भी रेसिडेंशियल सोसाइटी इंडिया का ही पार्ट है, आप लोग सब और हम लोग सब। इंडिया में जो रूल्स फॉलो करते हैं वही आपको भी फॉलो करने हैं। आप अपने इंडिपेंडेंट रूल्स नहीं बना सकते फॉर एनिमल्स और फॉर ह्यूमंस और फॉर एनीबडी फॉर दैट मैटर। यू हैव टू फॉलो द रूल विच इज़ फॉलोड एवरीवेयर इन इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं आपको वही फॉलो करने हैं। वो बहुत सोच समझ के निर्देश बनाए हुए हैं, अगर ये करेंगे आधी समस्या अपने आप ही सुलझ जाएगी। देखिए, अनादिकाल से जब पशुओं का और मानव का जो जुड़ाव है वो चलता आया है, लेकिन देव जी अचानक से ये बदलाव नहीं किया जा सकता। जो मानसिकता बन गई है सालों से, तो उसको बदलने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को पशुओं के प्रति जो अवधारणा है उसको बदलने के लिए अभी से सिखाना होगा, क्योंकि अगर ये अवधारणा चलती रही तो कहीं ना कहीं ये टकराव बढ़ते रहेंगे, चाहे वो स्ट्रीट डॉग के साथ यह समस्या हो या अन्य पशुओं के साथ, और इसके उदाहरण अक्सर सामने आते भी रहते हैं। आपके हिसाब से नेचर बैलेंसिंग के लिए पशुओं की क्या अहमियता है और इसका मनुष्य जीवन पर क्या असर पड़ेगा कि इस तरीके से इनके साथ जो हो रहा है, और इनके पतन से, अगर इनके विलुप्त हो जाने से कई आज प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं, तो संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए और इससे मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा? जी, यहाँ पे अभी 2 मुद्दे हैं। एक तो जो वन्य जीव हैं उनके पीछे तो हमें इस बात को देखना है कि जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उनका जो क्षेत्र में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आप देखेंगे कि अभी इंदौर ज़िले के मऊ तहसील में कई सालों बाद एक बाघ आ गया है,
तो काफ़ी तहलका मच गया था। वो उसके पीछे कारण ये हो सकता है वो अपने कॉरिडोर से स्ट्रे होके आ गया है, पर कई बार आप देखते हैं तेंदुए आ जाते हैं रहवासी क्षेत्रों में, क्योंकि रहवासी क्षेत्र वहाँ जाके बन गए हैं जहाँ पहले वन हुआ करते थे। तो जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है उसके कारण वन्य जीव जो है उनका ह्यूमन से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। तो यहाँ तो सीधी सी बात है, जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि हमें हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को रोकना होगा ताकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी रहे। तो ये तो एक मुद्दा हो गया। और दूसरा मुद्दा है कि जो एनिमल्स हैं ह्यूमन हैबिटेशन में, चाहे वो गाय भैंस हों, डेयरी एनिमल्स हों, अब जैसे लोग गायों को छोड़ देते हैं सड़क पे आवारा, ये हमें रोकना है। फिर जैसे डॉग्स की बात, श्वानों की बात हो रही है, उनके साथ जो मिसट्रीटमेंट हो रहा है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये तो जो आपने कहा ये बच्चों से ही शुरू करना है हमें। वो कहते हैं ना, कैच देम यंग, उनको हम एक यंग एज में पकड़ें और उनको एजुकेट करें। और साथ साथ जो बड़े लोग हैं उन्हें भी हम जैसे एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं वो उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार बड़े ही हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं सोसाइटीज़ में, टाउनशिप्स में। और जैसे रूपा जी कह रही थी कि एक कानून बन चुका है, हमें उस कानून का पालन करना है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे टाउनशिप में ये कानून होगा, सॉरी, वो संभव नहीं है। मैं देश के कानून के ऊपर अपना कानून नहीं बना सकता, मुझे देश के कानून का ही पालन करते हुए एनिमल्स के साथ सह अस्तित्व करना है। तो ये एक एजुकेशन का ही प्रोसेस है, जो आपने सही कहा। इसमें बड़े और छोटे, जो नई पीढ़ी है उसको भी एजुकेट करना है हमें, और जो एडल्ट्स हो चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं, उनको भी हमें एजुकेट करना है, ताकि वो लोग इस सिचुएशन में से जो खराब बातें चल रही हैं उनको ख़त्म कर सकें हम। नीलम जी, लास्ट में चर्चा को समाप्त करने से पहले आप क्या अपील करना चाहेंगी जनता से कि स्ट्रीट डॉग को लेकर जो क्या मानवता उनको अपनानी चाहिए, और जिससे कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश जाए, जो हम आज इस चर्चा का कर रहे हैं उसका एक सकारात्मक विषय जो है उस पर कुछ संदेश जो आप देना चाहें। सर, मैं यही अनुरोध करना चाहती हूँ सभी लोगों से कि स्ट्रीट डॉग्स हमारी सोसाइटी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें ये बात जल्दी से जल्दी समझ लेना चाहिए। और अपील यही है कि जो भी अपने आसपास के जो डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करें। थोड़ा देखिए कि अगर उनको चोट लगी, क्योंकि कई बार चोट लगने से भी एग्रेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, एनिमल है आफ्टर ऑल। तो अगर चोट लगी है तो नगर निगम के जो भी एनिमल हस्बेंड्री के वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पास के एनजीओ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुल मिला के अपने बच्चों को सिखाएं कि उनके साथ कोएग्जिस्टेंस रखना ज़रूरी है हमारे लिए, अदरवाइज़ ये भी प्रजाति हमें कुछ समय बाद देखने को नहीं मिलेगी, विलुप्त हो जाएगी। चर्चा की जो समाप्ति हम यहीं से करेंगे, और एक जो मैसेज है वो सकारात्मक आपने सुना, तो कहीं ना कहीं इनकी मदद करती रहिए। स्ट्रीट डॉग्स भी आपके जीवन का ही एक हिस्सा हैं और उनको खाना दीजिए, उनको जगह दीजिए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।